नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। सियासत टीवी के एक खुसूसी प्रोग्राम में हम आज एक ऐसे नौजवान को पेश कर रहे हैं जिसे दुनिया ने बागी कहा, गद्दार कहा और कौम दुश्मन अनासिर में उसका शुमार किया। उन्होंने इस नौजवान के बारे में ये अलक़ाबात क्यों इस्तेमाल किए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अल्लामा इकबाल का ये शेर सुनाना चाहूँगा। उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नाजरीन, हम आपको बता दें कि मेरे साथ JNU के स्टूडेंट लीडर, ना सिर्फ JNU बल्कि अब हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं उन सर फहरिस्त लीडरों में जिस नौजवान का शुमार होता है वो आज हमारे साथ है। मेरी मुराद है उमर खालिद साहब से। उमर खालिद साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आपको ये बता दूं कि उमर खालिद पर हाल ही में कातिलाना हमला हुआ, लेकिन कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके, और वो बच गए और हमारे दरमियान यहाँ आज मौजूद है। तो पहला हम सवाल ये करते हैं फ़िरक़ा परस्ती के हवाले से करते हैं। उमर खालिद साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती पिछले 4 या 4.5 साल से बहुत ज़्यादा यानी उरूज पर पहुंच गई है। तो इसकी वजह क्या है? क्या ये कि ख़ास तौर पे ये 4-5 साल या 10 साल का मंसूबे का नतीजा है, या पिछले यानी कई दहों के हिकमत अमली का नतीजा है? देखिए, हिंदुस्तान में आज जो कुछ हो रहा है जी, उसके लिए 90 साल तक काम किया है। 1925 में RSS का गठन हुआ था जी, और 1925 से वो एक उद्देश्य से काम कर रही है जी, कि इस देश का जो बेसिक संरचना है जी, उसको बदल दिया जाए। इस देश में जहाँ अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे, उन लोगों को उनकी विचारधारा में डाल दिया जाए, जो बोलता है कि एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक सोचने का तरीका, एक खाने का तरीका। तो देश की डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है, और फ़िरक़ा परस्ती को भी आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है जी। तो आज एक तरफ RSS का एजेंडा है कि इस देश के संविधान को बदल देना है, BJP का एजेंडा इस देश के संविधान को बदल देना है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस BJP के अगर आज आप बड़े बड़े लीडरों के बयान देखें, कर्नाटक में अनंत कुमार हेगड़े जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुलेआम बयान दिया कि हम यहाँ संविधान को बदलने आए और हम नहीं चाहते कि लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलें, अपने आप को सेकुलर बोलें, रादर हम ये चाहेंगे लोग अपने आप को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आइडेंटिफाई करें। तो एक खुला सरकार की तरफ से ऐलान है, जो दिल पे बात थी आज अनंत कुमार हेगड़े के जबान पे भी आ गई है कि हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। और इस देश के संविधान का विरोध RSS ने हमेशा से किया है। जब वो संविधान आया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, उसके बाद RSS के लोगों ने बोला था ये हमारा संविधान नहीं है। जो संविधान हमको समानता देता है कानून के आंखों के सामने, जो संविधान ये बात बोलता है कि हम भारत के लोग, जो संविधान किसी धर्म, किसी जाति विशेष की, किसी भाषा विशेष के बारे में बात नहीं करता, बल्कि लोगों की बात करता है, वो संविधान काबिल बर्दाश्त नहीं है RSS के लोगों को, और वो चाहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। और जो उनका संविधान है मनुस्मृति, जो ये बात बताता है कि आपकी जगह सोसाइटी में वो होगी जो आपकी पैदाइश जिस जाति में होती है, वो संविधान को मनुस्मृति से बदलना चाहते हैं। 48 में उनके लोगों ने यही, 49 में उनके लोगों ने यही बोला था। अगर आप गोलवालकर, सावरकर और तमाम संघ के लोगों को पढ़ें तो उनका क्लियर कट उद्देश्य है। जब गोलवालकर साहब 36 में लिखते हैं, जब यहाँ अंग्रेज थे, कि हमारे दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारे दुश्मन मुसलमान हैं, ईसाई हैं और वामपंथी हैं। और गोलवालकर से नरेंद्र मोदी साहब बहुत प्रेरणा लेते हैं और उनको लगता है अब उनकी पूर्ण बहुमत है, इतने सारे राज्यों में सरकार है, तो वो गोलवालकर साहब के सपने को यहाँ लागू कर देंगे, और उसी के लिए फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ाया जा रहा है। इसका एक और बस मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा, इसका एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि पिछले 4 साल में जो मुखौटा 4 साल पहले नरेंद्र मोदी साहब ने पहना था एक विकास पुरुष का, बहुत सारे वादे इस देश के आवाम से किए थे कि हर साल आपको 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख आएंगे, सारा कालाधन वापस आएगा, किसानों पर अत्याचार खत्म होगा। बड़े बड़े बैनर लगाए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आज उस 4.5 साल बाद जो नरेंद्र मोदी साहब के वादे थे और जो उनका काम है, उनका काम उनके वादे के बारे में क्या बोलता है? एक
क्लियर कट एक लोगों के सामने एक बात साफ हो रही है कि ये वादा खिलाफी करी नरेंद्र मोदी साहब ने। नरेंद्र मोदी साहब ने देश की आवाम से झूठ बोला है। 2 करोड़ रोजगार तो दूर की बात, जो एग्जिस्टिंग रोजगार हिंदुस्तान में थे उनको भी नोटबंदी जैसे पॉलिसीज लाके खत्म किया है। 1% भी रोजगार पैदा नहीं हुआ है जितना नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया था। हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नोटबंदी जीएसटी लाके छोटे कारोबारों को खत्म किया गया है, बड़े उद्योगपतियों की मदद की गई है। बात महंगाई कर रहे थे यूपीए टाइम पे, अगर आज आप पेट्रोल भराने जाएं और पेट्रोल का जो दाम है आपको समझ आ जाएगा तो इस देश की सच्चाई, अच्छे दिन की सच्चाई क्या है। तो ये सारे सवाल उभर के ना आए, जो रोटी कपड़े मकान के सवाल उभर के ना है, लोगों की रोजमर्रा जद्दोजहद जो आज है अपनी जिंदगी बसर करने की, वो सवाल उठ के ना आए। तो इसीलिए जो अंग्रेजों से उन्होंने सीखी थी, जब अंग्रेजों की दलाली करते थे कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी आज अंग्रेजों के दलाल हमारे देश में अपना रहे हैं। जिस तरीके से हमने अंग्रेजों को हराया आज़ादी की लड़ाई लड़के, आज एक आज़ादी की लड़ाई देश में चल रही है। इन लोगों से आज़ादी हमको आज चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, उमर खालिद साहब ने बताया है कि किस तरह हिंदुस्तान में एक नज़रिए को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है और किस तरह उस नज़रिए को थोपने की आवाम पर कोशिश की जा रही है। ना इस हुकूमत में तलबा महफूज हैं, ना ही किसान महफूज हैं, ना ख़वातीन महफूज हैं और ना कोई कबायली महफूज हैं और दलित भी इस देश में महफूज नहीं है। उमर खालिद साहब, आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो लिंचिंग के वाक़यात जो हमारे मुल्क में हो रहे हैं, क्या उसके पीछे भी ये साजिश नहीं है कि अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के वाक़यात को पेश किया जाए, इस तरह के वाक़यात घड़े जाएं? मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। अगर आप सारे लिंचिंग की घटनाएं उठा के देखें तो जो लिंच हो रहा है और जो लिंच कर रहा है वो दोनों एक ही वर्ग से आते हैं, एक ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। उदाहरण लेते हैं, 16 साल के जुनैद को जनरल बोगी में लिंच करके मार दिया। जुनैद भी जनरल बोगी में ट्रैवल कर रहा था, उसको मारने वाला भी जनरल बोगी में ट्रैवल कर रहा है। बेशक। और जो इन लोगों को लड़वा रहे हैं वो अडानी साहब के उड़न खटोले में पूरी दुनिया का सैर कर रहे हैं। तो इस देश में जो लूट है, इस लूट के बारे में कोई बात ना करे, इसलिए नफरत घोली जा रही है। और एक बार नफरत घोली जाती है और उसके बाद उस नफरत के आधार पे कोई किसी की हिंसा करता है, किसी पे हिंसा करता है, किसी का मर्डर करता है, और तो उन लोगों को संरक्षण भी दी जा रही है। अब ये भीड़ बनती कैसे है? भीड़ किन लोगों से बनती है? मैंने बात करी थी बेरोजगारी की, मैंने बात करी कि हिंदुस्तान में किस तरीके से आज बेरोजगारी चरम पे है। 1% भी रोजगार नरेंद्र मोदी साहब पैदा नहीं कर पाए हैं जो उन्होंने वादा किया था। बल्कि नोटबंदी के बाद मुझे याद है सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के अगले 3 महीने तक हर साल 250 ठेका मजदूर जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं उनकी बहाली करी गई। अगले 1 साल में कई लाख जॉब्स इस देश से चली गई। तो अब जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको किसी तरीके से तो एंगेज रखना है ना, किसी तरीके से मसरूफ रखना है। तो अब अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ये बहुत पॉसिबल है कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ, वो बेरोजगार युवा संगठित होकर एक पॉलिटिकली कॉन्शियस मास बन के सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल ना पूछे जाए, इसलिए उसके सामने एक काल्पनिक दुश्मन, एक इमेजिनरी एनिमी पेश करो। ये बोला जाए कि आप इस देश में जो भी समस्याएं हैं वो मुसलमानों की वजह से हैं और हिंदू आज खतरे में है। मतलब ये बोला जा रहा है कि 14% मुसलमान इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है धर्म के आधार पे उसको खतरे में डाल दिया है। अब आप खुद सोचिए, कुछ आंकड़ों को लेके अपना तर्क लगाएं, अपना लॉजिक लगाएं। सरकार की रिपोर्ट एक आई पिछले साल जिसने बोला 99% वेल्थ जो 2017 में क्रिएट हुआ वो सिर्फ 1% आबादी ने पूरा हड़प लिया। ये इस देश की सच्चाई है और इस बात से ध्यान भटकाने के लिए ये बोला जा रहा है कि बहुसंख्यक आबादी को 14% मुसलमान खतरे में रखे हैं। जब नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि हिंदू खतरे में हैं तो मैं उनसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं। मेरा भी मानना है इस देश के हिंदू खतरे में हैं, लेकिन वो खतरा मुसलमानों से नहीं है। उस खतरे का नाम है आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी खुद। क्योंकि अगर इस देश में रोजगार नहीं होगा तो हिंदू भी बेरोजगार है, मुसलमान भी बेरोजगार है। जैसा कि आपने कहा है कि जो बेरोजगारी जो अहम मसला है, नरेंद्र मोदी उसको ये खतरा है देश का, नाकाम रहे और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और फिरका परस्ती भी बहुत बड़ा खतरा है जो बेरोजगारी के छुपाने के लिए पैदा की जा रही है और सियासी फवायद हासिल करने के लिए पैदा की जा रही है। हमने जब पहले सवाल जो किया था कि आरएसएस का एक मनसूबाबंद तरीका है कि देश में फिरका परस्ती को फैलाया जाए, तो क्या फिरका परस्ती जो फैल रही है, आज उमर खालिद हमारे दरमियान है, तो वो सेक्युलर ताकतों के बायस मौजूद है यहाँ पर। जहाँ फिरका परस्ती हमारे मुल्क में तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है, वहीं मैं समझता हूँ कि जो सेक्युलर ताकतें हैं वो भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इसके मुकाबले के लिए। जैसा कि आप देखते हैं जो भी मुल्क में मुसलमानों के दिफा के लिए आता है वो उसमें 99% हमारे गैर मुस्लिम भाई होते हैं। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गैर मामूली एजाज़ है और ये अच्छा रुझान है।
तो आप क्या समझते हैं कि गैर मुस्लिम भाई और बहन हमारी ताईद और हिमायत के लिए जो आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, इस देश की परंपरा भाईचारे की परंपरा है, इस देश की परंपरा साथ में रहने की इस परंपरा है। ये देश 130 करोड़ लोगों का देश है। ये बात मुमकिन नहीं है कि 130 करोड़ लोग, जो मैंने बोला, वो एक ही धर्म को माने। इसमें विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते। उसके बावजूद वो सारे लोग इतने सालों से साथ रहे हैं। इस देश की परंपरा अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की है। एक जो बिल्कुल धार्मिक हिंदू था, गायत्री मंत्र का पाठ करता था, एक जो कुरान का पाठ करता था, दोनों ने साथ में मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। उस समय जब आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उस समय भी उनको बांटने की कोशिश थी। लेकिन जब कल अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल नहीं बटे, तो आज वो हमको कैसे बांट सकते हैं? ये नाकामयाब रहेंगे। ये बात हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये बात इंसानियत की बात है और इस बात को लोग समझ रहे हैं। मैं खुद एक मुहिम से आता हूँ जिसका नाम यूनाइटेड अगेंस्ट हेट है, जिसके प्रोग्राम में अटेंड करने गया था जब मेरे पे हमला किया गया था। उस मुहिम ने इस बात को उठाया है पिछले 1 साल के अंदर, और आज 80% जो लिंचिंग केसेस हैं उनके विक्टिम्स हम उनकी फैमिली से रच में हैं। उनका लीगल केस संभाल रहे हैं। उनके लिए जो कैंपेन होता है, जो पब्लिक सपोर्ट गैदर करना होता है, फैमिली को रिलीफ पहुंचाना होता है, वो सारे काम हम संभाल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे संगठन इस देश में हैं। तो नाउमीदी का समय नहीं है। ऐसा लग सकता है कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इनके पास बहुत पैसा है, आज सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है, उनका बड़ा सा ऑफिस हो सकता है, इनकी बहुत सारे राज्यों में सरकार हो सकती है, और आज ये हम पे राज कर रहे हैं, हमारे ऊपर इस तरीके की हिंसा करके, खौफजदा करके। जो लोग मर्डर करते हैं उनको जाके यहाँ इनके मंत्री माला पहनाते हैं। जो लोग मर्डर करते हैं, जैसे अखलाक के मर्डर केस में हमने देखा, उन लोगों को सरकारी नौकरी देती है, नौकरी योगी आदित्यनाथ सरकार देती है। तो ये सब देख के हमारे अंदर खौफ आ सकता है, नाउमीदी आ सकती है। लेकिन एक बात हमको समझने की जरूरत है, आज सबसे ज्यादा खौफजदा कोई है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके झूठ अब लोगों के सामने साफ आ रहे हैं। उनको इस बात का खौफ है कि जो जो हमने झूठ बोला है आज सब कुछ जनता जान रही है और वो एक्सपोज है। वो जानते हैं कि अगले 1 साल में उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और इस खौफ को, अपने खौफ को छुपाने के लिए वो हमको खौफजदा कर रहे हैं। बहरहाल वो अपने खौफ को छुपाने के लिए दूसरों को उनका खौफ है कि सत्ता चली जाएगी, हुकूमत का खौफ है, इक़्तिदार का खौफ है जाने का। लेकिन उमर खालिद साहब, एक बात ये कहना मैं चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान में ये तो रही मुसलमानों की बात कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं और लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हल्का भी है इंटेलेक्चुअल्स का, दानिशवरों का, अदीबों का, सहाफ़ियों का और रेशनलिस्ट जो हैं, माकूलियत पसंद, उनको भी कत्ल किया जा रहा है। जैसा कि गौरी लंकेश है, बेंगलोर की जो सहाफ़ी, कर्नाटक की सहाफ़ी हैं, उनका कत्ल किया गया, और दाभोलकर माकूलियत पसंद है, उनका कत्ल किया गया, और कामरेड पंसारे का कत्ल किया गया, और प्रोफेसर कुलबर्गी का कत्ल किया गया। क्या ये हिंदुओं को ही खत्म करने लगे हैं अब? वही तो जब मैं बोल रहा हूँ ना, जब नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं हिंदू खतरे में हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आज गौरी लंकेश, दाभोलकर, कलबुर्गी, इन सब लोगों की हत्या करी गई। ये तो कोई मुसलमान नहीं था, मुसलमानों की भी हत्या हो रही है, दलितों के भी हमले हो रहे हैं, ऐसे लोगों में भी हमले हो रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। तो आज ये बोला जा रहा है कि सवाल पूछना गलत बात है। मतलब हम एक बात बोलते थे कि जब हमने सुना है कि जिनको चुना है वो बोलने लगे हैं कि पूछना मना है। तो जो लोग सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, जो मोदी का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है, उनको हिंदू विरोधी बोला जाता है। गौरी लंकेश को 1 साल तक हिंदू विरोधी बोला गया, उनको मार देने से पहले ये बोला गया कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। मुझको पिछले 2.5 साल से बोला जा रहा है कि मैं देशद्रोही हूँ। ये दोनों बातें उतनी ही बेबुनियाद हैं कि गौरी लंकेश हिंदू विरोधी नहीं थी, मैं देश विरोधी नहीं हूँ। मेरे खिलाफ इनके पास एक भी सबूत नहीं है। पिछले 2.5 साल में वो मेरे खिलाफ एक भी एविडेंस कोर्ट में नहीं लेकर आ पाए हैं। पिछले 2.5 साल में मुकदमा शुरू नहीं कर पाए। लेकिन एक दुष्ट प्रचार है जो भी मोदी साहब के खिलाफ बोल रहा है, जो भी मोदी साहब की जो जन विरोधी नीतियां हैं, एंटी पीपल पॉलिसीज हैं, उसको एक्सपोज कर रहा है, तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है, दबाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि गुजरात में ऐसा लगता है मुझे, हिंदुस्तान में दलित और मुस्लिम और जितने कमज़ोर तबकात हैं उनका एक इत्तेहाद बनने वाला है, एक नई ताकत बनने वाली है जो इस तरह की ताकतों का मुकाबला करेगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुजरात में जगदीश मेवानी की जो कामयाबी हुई वो गैर मामूली कामयाबी है, और जहाँ पर कामयाब होना बहुत मुश्किल था वहाँ जगदीश मेवानी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और दलितों ने उसने कामयाब बनाया। तो ये जो रुझान है हिंदुस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत सेहतमंद रुझान है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, सिर्फ दलित मुस्लिम एकता ही नहीं, गुजरात के अंदर एक और चीज़ देखी गई कि हार्दिक पटेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल निभाया कि पटेल तबका, पाटीदार तबका, सारे तबके आज हिंदुस्तान के अंदर इस सरकार से तंग आ चुके हैं। क्योंकि अगर आप आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को उठा के देखें, जो कृषि में संकट है, जो एग्रीकल्चर में संकट है, एग्रीरियन क्राइसिस है, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं।
ये किसान कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के चलते हमारे प्लेट में खाना आता है। और आज वही ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। किसी के पास ज़मीन है तो उसके और मतलब फसल नहीं है, फसल का इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा, मार्केट में बुरा हाल है और बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए हैं। सरकार के पास किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो ये सारे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हिंदू हो, आज सारे लोग तंग आ चुके हैं, सारे लोग समझ चुके हैं। लाइन में तो नोटबंदी के बाद सब लोग लगे थे ना, आज सब लोग जान रहे हैं कि हमसे झूठ बोला गया, ये बोला गया कि काले धन के लिए किया जा रहा है, जबकि काले धन की बात थी ही नहीं। बेशक बेशक। मतलब आजकल लोग काला धन 500 और 1000 रुपए के नोट में नहीं रखते हैं, काला धन आजकल लोग स्विस बैंक में रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने बात करी थी 2014 में, स्विस बैंक में से हम वापस लेकर आएंगे, और नोटबंदी लाके स्टेट बैंक के बाहर लाइन लगवाई। 150 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ। वो कौन से धर्म से आते थे, कौन सी जाति से आते थे? तो जब ये किसी धर्म या जाति विशेष की बात करते हैं तो हमको एक बात समझना है, बीजेपी का और आरएसएस का धर्म सिर्फ सत्ता है, इख्तिदार है, सत्ता है, पावर है, पैसा है। और इसीलिए नोटबंदी के बाद जब एक तरफ देश का आमदनी, देश का जीडीपी गिरा, उसी वक्त अंबानी साहब का, अडानी साहब का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंबानी साहब का 76% बढ़ गया, अडानी साहब का 125% बढ़ गया, और बीजेपी का भी स्पॉन्सरशिप बढ़ गया। तो कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, वो मोदी साहब, अमित शाह साहब, उनकी पार्टी और उनके दोस्त, गौतम अडानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। जैसा कि उमर खालिद साहब ने कहा है कि मोदी जी के हुकूमत में किसान खुदकशी कर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और सिर्फ फ़ायदा हो रहा है तो मोदी जी का हो रहा है, अमित शाह का हो रहा है, और उनके सनतकार दोस्तों का हो रहा है। तो उमर खालिद साहब, आप ये देखने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बीच में हाल ही में एक नारा लगाए थे कि जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, बेरोज़गारी कम करने के लिए, ये बेरोज़गारी दूर करने के लिए उन्हें समोसा बेचना चाहिए। तो आपका भी रिमार्क्स कहीं आए थे, तो आप क्या कहते हैं, क्या तालीम याफ्ता नौजवान समोसा बेचकर अपने रोजगार के मौके पैदा कर सकता है? जब नरेंद्र मोदी साहब ने पकौड़ा बेचने वाली बात करी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं अंदर से बहुत खुश था। मुझे लगा 4 साल तक बीजेपी के लोग घर वापसी, लव जिहाद, गौ रक्षा, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये करने के बाद अगर नरेंद्र मोदी साहब को फाइनली बेरोजगारी पे बोलना पड़ रहा है आज, जिसके बारे में हम 4 साल से बोलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं अपनी जीत देखता हूं। मुझे लगता है कि इतने साल, 4 साल तक सांप्रदायिक राजनीति करने के बाद फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। और जितना वो बेरोजगारी पे बोलेंगे नरेंद्र मोदी साहब, वो अपने विकास के मॉडल का खोखलापन उतना ज्यादा एक्सपोज करेंगे। और ये बहुत क्लियर बात हो गई है। अगर आज मैं पीएचडी कराऊं, और बात ये बहुत एक्चुअली में हो रहा है, अभी रिसेंटली यूपी पुलिस ने पोस्टमैन का एक पोस्ट, उसकी वैकेंसी निकाली। बहुत सारे लोग जो, और उस पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो सिर्फ 5वीं पास था। लेकिन हमने क्या देखा कि बहुत सारे लोग जो पीएचडी करे हुए हैं, एमफिल करे हुए हैं, एमए करे हुए हैं, बीए करे हुए हैं, वो लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास कोई और नौकरी नहीं है। हमने देखा जब इंडियन रेलवेज ने 1 लाख पोस्ट की वैकेंसी निकाली तो 2 करोड़ एप्लीकेशन उसके पास है, उसमें कई सारे पीएचडी करे हुए लोग थे। अब क्या पीएचडी करे हुए लोग टीटी का काम करेंगे? क्या पीएचडी करे हुए लोग क्या, मैं दूसरा इवन स्वीपर का भी काम के लिए भी बहुत ऐसी दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, मतलब क्या टीटी का काम करेंगे, पोस्टमैन का काम करेंगे, तो ये बहुत क्लियर कि नौकरियां नहीं है। हाँ। और एक तरफ मोदी साहब आके बोलते हैं कि आप पकौड़ा बेचिए, उसके बाद उनको लगता है कि ये बात तो लोगों को पता चल गया कि वो किस तरीके से उनका पूरा विकास का मॉडल खोखला है, तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास नौकरियां हैं, नौकरियों के आंकड़े नहीं है। फिर गडकरी साहब आके बोलते हैं कि नहीं भाई, आरक्षण क्यों मांग रहे हो, अभी तो नौकरियां ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी साहब जितना वादा किया था उसका 1% नौकरी भी नहीं दे पाए हैं। और इस सवाल पे अब चर्चा ना हो, ये ऊंट पहाड़ के नीचे ना रहे, इसलिए अब देश में अजीब अजीब चीजें रची जाएंगी। कभी बोला जाएगा हिंदू खतरे में है, कभी बोला जाएगा मोदी खतरे में है, कभी बोला जाएगा कुछ और चीज खतरे में है। असलियत में मोदी साहब की कुर्सी खतरे में है, उनकी सत्ता खतरे में है। और इस बात का उनको एहसास हो गया है। वो he can stare at his defeat and he does not want the people to defeat him. That is why he is trying to divert. पहले डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, अब साथ ही साथ डाइवर्ट एंड रूल भी कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि उमर खालिद साहब ने कहा कि मोदी साहब अपने जो नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं। मैं जो उमर खालिद साहब के बारे में आपको ये बता दूं कि हाल ही में उमर खालिद साहब पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के करीब कातिलाना हमला किया गया था, लेकिन वो बाल बच गए थे। इस सिलसिले में जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं, उन लोगों का कहना था कि हम कौम को, यानी हिंदुस्तानी कौम को, उमर खालिद के कत्ल की शक्ल में आज़ादी का तोहफा देना चाहते थे।
तो क्या उमर खालिद साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, क्या इस तरह तोहफे देना हिंदुस्तान के लिए खतरे की जानिब ढकेलने के बराबर नहीं है, या इंतहा पसंदी को फरोग देने के मानी नहीं है, और क्या ये हिंदू तालिबानाइजेशन नहीं हो सकता? देखिए, वो 2 लोग थे जो मुझे मारने आए, मैंने उनका वीडियो देखा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, मुझे उन पर तरस आता है। मेरे अंदर उनके खिलाफ कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा की भावना नहीं है। कहीं ना कहीं मैं उसको, इस पूरे नफरत की राजनीति जो हमारे देश में चल रही है, मैं उसको उनका शिकार मानता हूँ। उन्होंने कानून को तोड़ा है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों लोगों को देखें जो मुझको मारने आए थे, उनमें से एक किसी बार के बाहर गार्ड का काम करता था, बाउंसर का काम करता था। फिर वो नौकरी चली गई थी, बेरोजगार था। दूसरा टैक्सी चलाता था, उसकी नौकरी चली गई थी, वो बेरोजगार था। अब इन 2 बेरोजगार युवाओं को अगर सुबह शाम रात हमारे मीडिया चैनल में आके मीडिया एंकर और वहां के भाजपा के स्पोक्स पर्सन सिर्फ नफरतें सुनाए, बीजेपी का आईटी सेल रोज व्हाट्सएप पे सिर्फ नफरत की बातें घुमाएं, तो ऐसे नौजवानों को भड़काया जा रहा है, ऐसे नौजवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इनका इस्तेमाल किया है, आज वो जेल में है, उनको साथ नहीं दिया जाएगा और नौजवानों को तैयार किया जाएगा। तो एक भीड़ तैयार करी जा रही है जो अपने असली मुद्दों से भटक जाए और बिल्कुल ही जो मैं बोला कि कुछ काल्पनिक नैरेटिव, कुछ काल्पनिक दुश्मन उनके सामने आए। लेकिन मैं सही मायने जो मैंने बोला कि मैं सिर्फ इन 2 लोगों को जिम्मेदार नहीं मानता। जिम्मेदारी इनकी उन लोगों, इस पूरे घटना की जो मेरे पर हमला हुआ, ये उन लोगों की है, पत्रकारों की है, जैसे अर्नब गोस्वामी हो गए, राहुल शिवशंकर हो गए, सुधीर चौधरी हो गए, बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, जो बिना किसी आधार मुझे 2.5 साल तक देशद्रोही बोलते रहे। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या कानूनी आधार है जिस वजह से आपने मुझे देशद्रोही बोला? क्या आज तक पुलिस ने बोला है कि मैंने देश विरोधी नारे लगाए? क्या आज तक पुलिस ने बोला है कि मैंने देश के टुकड़े करने के नारे लगाए? क्या आज तक पुलिस एक सबूत लेकर आ पाई है? ऐसा क्यों है कि 2.5 साल तक इस केस को शुरू हुए 2.5 साल हो गया, आज तक ये केस मतलब FIR हुए 2.5 साल हो गया, आज तक ये केस कोर्ट में शुरू क्यों नहीं हो पाया? आज तक आपने ये डिमांड क्यों नहीं करी कि केस में चार्जशीट फाइल हो, केस शुरू हो? जिस दिन चार्जशीट फाइल होगी उस दिन तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि फिर मुझको मेरा पक्ष रखने की एक इजाजत मिलेगी। आज तो ये मीडिया में 1 वे ट्रैफिक चला के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनको लगता है ये बात सच है तो इनको डिमांड करना चाहिए कि पुलिस चार्जशीट दर्ज करे, कोर्ट को में केस को लेकर आए। ये बात सिंपल है, ये लोग भी जानते हैं कि ये झूठ है, ये बात भी जानते हैं कि मैं देश विरोधी नारे नहीं लगाए, लेकिन ये लोग नरेंद्र मोदी के भाड़े में लिए हुए पत्रकार हैं जो नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को सवालों से बचाना चाहते हैं, और इसलिए सारे सवाल कुछ मेरे तरफ डाल देना चाहते हैं। मेरे से गुस्सा होकर इस देश की आवाम को कुछ नहीं मिलेगा, ना 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ना किसानों की आत्महत्याएं बंद होंगी, ना महंगाई कम होगी। अगर आपको इन सारी समस्याओं से, जिससे आप रोज जूझ रहे हैं, अगर आपको इन समस्याओं से लड़ना है तो आपको सरकार से सवाल पूछने हैं। और मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, आइए हम लोग साथ में मिलकर लड़ते हैं। मैं इस देश का गद्दार नहीं हूं, मैं इस देश से प्रेम करता हूं। आज तक इतनी खतरा होने के बावजूद मैं आज भी इस देश में हूं और आने वाले दिनों में भी इस देश में रहूंगा, क्योंकि मैं इस देश के लोगों से प्यार करता हूं। उनका दर्द भी मेरा दर्द है। बहरहाल आपने कहा है कि लोगों का दर्द आपका दर्द है। जहां आपने अभी एक मीडिया की बात कही है कि मीडिया बिकाऊ हो गया है, मैं समझता हूं कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कितना मीडिया बिकाऊ हुआ है, उसके परसेंटेज आप बता सकते हैं? क्या 80% हुआ है, या 50% हुआ है, या 90% हुआ है? देखिए, 80%, 50%, 90% में ना जाके मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी एक छत्तीसगढ़ की औरत के साथ, जिस वीडियो में वो औरत आके बोल रही है कि आपके आने के बाद, आपकी योजनाओं के चलते मेरी आमदनी, एक किसान महिला, मेरी आमदनी दुगनी हो गई है। और नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बधाई दी, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को बधाई दी। उसके बाद ABP न्यूज के एक पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जाके अपने रिपोर्टर को भेजा और उस औरत का एक बाइट लिया। जब औरत ने बोला कि मुझको ये बोलने के लिए कुछ लोग सरकार की तरफ से आए थे और बोला था प्रधानमंत्री के सामने तुमको ये सब बोलना है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये रिपोर्ट कर दी। किसी भी देश में इस पत्रकार की तारीफ करी जाती कि आपने जो सत्ताधारी हैं, क्योंकि मीडिया का काम है सत्ता से सवाल पूछना, मीडिया का काम है जो सरकार में है उनकी गलतियों को सामने लेकर आना, क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लोकतंत्र का 4था स्तंभ है। अगर मीडिया कमजोर होता तो हमारा लोकतंत्र स्तंभ होता। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे काम की सराहना करी जाएगी। हमने क्या देखा, ABP न्यूज के मैनेजमेंट पे प्रेशर डाला जाता है और पुण्य प्रसून वाजपेयी को बाहर निकाला जाता है। और अब सरकार ने 200-300 लोग ऐसे रखे हैं भाड़े के ऊपर, जिनका रोज काम है कि सारे न्यूज चैनल्स को स्कैन करना है, सारी न्यूज को देखना है, और अगर कोई न्यूज चैनल नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं दिखा रहा अपने विजुअल्स में, तो उस न्यूज चैनल को फोन करके ये बोल रहा है तुम नरेंद्र मोदी की फोटोज दिखाओ वरना तुम्हारा स्पॉन्सरशिप जाएगा, तुम्हारी नौकरियां जाएंगी। और रोज एक टेम्पलेट है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है और मीडिया का जो इसमें रोल है, मतलब एक लिंच मॉब अगर सड़कों पे है
तो एक लिंच मॉब स्टूडियो के अंदर भी है। तो रोज हिंदू मुसलमान। मेरा मानना ये देश किसानों का देश है। अगर किसान 12,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, 1 करोड़ 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये डिबेट तो देश की में 1 महीने में 15 दिन होनी चाहिए मीडिया में। अगर कोई भी मीडिया देश की जनता के लिए काम कर रहा है, सबसे ज्यादा जनता तो किसानी में रहती है, लेकिन वो ये काम नहीं करते। रोज हिंदू मुस्लिम कौन देशद्रोही है, कौन अर्बन नक्सल है, तो ये पूरा गेम प्लान को हमको समझना है। जी, जैसा कि आपने कहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, हिंदुस्तान में खातून या ख़वातीन महफूज नहीं है। हर दिन 104 जो रेप के केसेस पेश आते हैं हिंदुस्तान में, जो आदाद-ओ-शुमार हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद केसेस रेप के पेश आ रहे हैं। तो क्या ये बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ के जो नारे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि, और जो रेप केसेस हुए हैं उसमें कई बीजेपी कायदीन भी मुलविस हैं, इन्वॉल्व है, तो अब ये नारे जो लग रहा है, नरेंद्र मोदी जो नारा लगाए हैं, उसके जवाब में क्या अब आवाम ये नारा नहीं लगाएगी कि बेटी बचाओ लेकिन इन बीजेपी कायदीन से? देखिए, आपने बोला कि कई बार कई केसेस में बीजेपी के लोगों का नाम भी आ रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2014 के बाद, जो संसद में लोग एमपी बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा ऐसे एमपी हैं और ऐसे एमएलए हैं अलग अलग राज्यों में जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोप हैं। तो ये आज बहुत बड़ा जुमला है बेटी बचाओ का, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2014 से पहले तो बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। अब जब नारी पे वार हो रहा है, जैसे कठुआ और उन्नाव में देखा, तो कठुआ में 8 साल की एक बच्ची आसिफा के साथ बलात्कार किया गया, इतना घिनौने तरीके से, इतना ब्रूटल, उसको कई दिन तक रेप किया गया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बीजेपी के नेता उनके समर्थन में सिर्फ निकलते नहीं बलात्कारियों के, बल्कि रैलियां निकालते हैं। उन्नाव में हमने क्या देखा, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक रेप एक्यूज को बचा रहे थे, और जो सर्वाइवर थी उनके पिता की इसमें मौत हो जाती है, उनको पीटा जाता है, और वो भी जब तक आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करती, वहां का प्रशासन काम नहीं करता। तो महिलाओं पे हिंसा रोज हो रही है, और मोदी सरकार रादर देन महिलाओं के साथ खड़े हो, उनके साथ खड़े हो रहे हैं जो महिलाओं पे हिंसा कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा, ये तो बहुत वैसी हिंसा की बात है जो बहुत क्रूर हिंसा के उदाहरण हमारे सामने आए। बनारस नरेंद्र मोदी साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महिलाओं को और पुरुषों को अलग खाना मिलता है। हम 21वीं सदी में हैं, उनका डाइट अलग है, और ये बोला जाता है कि हम अलग खाना इसलिए देते हैं महिलाओं को कि हमारी संस्कार है। तो 21वीं सदी में अगर ऐसा भेदभाव होगा, अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में है, तो कौन सा बेटी पढ़ाओ और कौन सा बेटी बचाओ? जब बीएचयू की महिलाओं ने इसके खिलाफ बोला, उन पे जो उनको जो लाइब्रेरी जाने से रात में मना कर दिया था, इसके खिलाफ बोला, जब उनके खिलाफ जो यौन हिंसा की घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ बोला, तो नरेंद्र मोदी की पुलिस ने बनारस में जाके लड़कियों पे लाठीचार्ज किया। जी हाँ, बिल्कुल। उनके बाद उन पे एफआईआर किया। तो यहाँ तो बेटी पीटो हो रहा है। यहाँ तो बेटियों के साथ जो गलत काम करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनका संरक्षण हो रहा है। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। देश का गद्दार मैं नहीं हूं, मैंने देश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए। देश के गद्दार वो लोग हैं जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। जी, ये चीज़ हमारे आवाम को आज समझने की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल आप हैं या आप कन्हैया कुमार हैं और शीला रशीद हैं और दूसरे जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उन लोगों ने आज़ादी का नारा दिया है मुल्क में। तो मैं ये चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं कि वो आज़ादी किस मकसद के लिए है और किस लिए आज़ादी है। देखिए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो मेरा इसमें एक सिंपल जवाब है। जी, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त भगत सिंह ने एक बात बोली थी कि हम सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम एक नया समाज बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ एक नया समाज जो समानता पर आधारित हो। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी जब संविधान लिखा तो उनका भी यही विजन था, यही उनकी सोच थी। भगत सिंह ने एक बात और बोली थी कि अगर हम नया समाज नहीं बना पाए और सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाया तो गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन भूरे अंग्रेज आ जाएंगे, और इंसान का इंसान के ऊपर दमन, इंसान का इंसान के ऊपर जुल्म, ये चलता रहेगा। और 71-72 साल आज़ादी के बाद हम क्या देख रहे हैं कि आज भी हमारे देश में कितनी गरीबी है। तो मैंने रिपोर्ट की बात करी कि 99% धन तो 1% आबादी के पास है। अंबानी अडानी साहब का वेल्थ बढ़ता जा रहा है और लोग गरीब होते जा रहे हैं, मध्य वर्ग और गरीब होते जा रहे हैं। देश में महंगाई है, देश में हर साल सरकार बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती करती है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। आज भी 71 साल आज़ादी के बाद हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत अभी तक हम नहीं बना पाए हैं, और उसी आज़ादी की बात कर रहे हैं जिसने जो भगत सिंह ने बोला था असली आज़ादी वो होगी जब इस देश के मजदूर और किसान उन लोगों की सत्ता होगी, तो इस देश में मेहनत कश है उन लोगों की सत्ता होगी। तो यही हमारी लड़ाई है,
और जब तक हम वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं है, सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता भी आनी जरूरी है, जब भी हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी कुछ मायने होंगे। तो वही हम जाति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, महिलाओं पे शोषण के खिलाफ, वर्ग के आधार पर शोषण के खिलाफ, इस गैर बराबरी के खिलाफ जो भी लड़ाई है वो एक आज़ादी की लड़ाई है। और आज तो हमारे साथ, हमारे ऊपर वो लोग राज कर रहे हैं जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। तो इनके खिलाफ लड़ना, तो आज भी हम एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेशक ये आज़ादी की लड़ाई है, मगर ऐसा लगता है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मुल्क के कोने कोने में बहुत ज़्यादती के वाक़यात पेश आ रहे हैं अक़लियतों पर और दलितों पर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जुनूब को छोड़कर शुमाल में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या शुमाल में क्या वजह है? शुमाल मतलब नॉर्थ। जी हाँ, नॉर्थ। देखिए बीजेपी का कंट्रोल वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखें, देखिए हिंदुस्तान में हिंदी बेल्ट हिंदुस्तान में आरएसएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान की विभिन्नता है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है कि हर जगह सेम तरीके का खाना नहीं खाया जाता। तो जो आप गाय के नाम के ऊपर यूपी और बिहार में और राजस्थान में कर सकते हैं, वो आप केरल में नहीं कर सकते, वो आप मेघालय में नहीं कर सकते। जो आप हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो आपका नारा है वो साउथ में नहीं चलेगा। और इसीलिए अभी हमने कर्नाटक में देखा किस तरीके से वो हड़बड़ाए हुए थे कि किसी तरीके से भी सरकार बना लें, क्योंकि उनको लग रहा था कि कर्नाटक में सरकार बन गई तो अब वो साउथ में भी पेनिट्रेट करना शुरू कर जाएंगे और राज्यों में बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी संकीर्ण सोच है, यही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको पूरे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, साउथ में अगर नहीं है तो अब चैलेंज तो ये इनको नॉर्थ से भी निकालना है जी। तो हो सकता है ये अपने आप को मजबूत समझते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मजबूत है, मुझे लगता है ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, मुझे लगता है ये बहुत कायर लोग हैं जी। और जिस तरीके से आवाम इन इलाकों में भी, अभी राजस्थान में चुनाव है, मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के चुनाव में सारे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, सारे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग, सारे संविधान में विश्वास करने वाले लोग जी एक होंगे और इन फाशिस्ट ताकतों को जो संविधान में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, इन लोगों को वहां से सत्ता से निकालेंगे। जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान में भी इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पर मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में है, मिजोरम में है, छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर तेलंगाना में भी होने वाले हैं। तो आप, ये तो रही बात फ़िरका परस्त ताकतों की, मज़ालिम की, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मुल्क में मुसलमानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम तलबा को या स्टूडेंट्स को आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, हम जिस धर्म को मानते हैं और जिस आधार पे आज एक बात बताई, मतलब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, हमको अपने आइडेंटिटी को लेके, अपनी पहचान को लेके बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं होना है। लेकिन एक बात भी हमको समझनी है, सिर्फ मुसलमान ही हमारी पहचान नहीं है। हम धर्म से मुसलमान हैं, लेकिन हम इस देश के नागरिक भी हैं संविधान के हिसाब से। और आज हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो लोग, अगर आप योगी आदित्यनाथ का भाषण देखें या और भी इनके लीडरान के भाषण देखें और भी इनके पुराने आइडियोलॉग के भाषण देखें, तो इनका प्रोजेक्ट है कि मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। खुलेआम बोलते हैं वो लोग। आज जरूरी है कि हम उस सिटीजनशिप की राइट को असर्ट करें। देखिए, इतना पिछले 4 साल में हिंसा हुई, गाय के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, इतने सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले जहां लोग खुद ही वीडियो बना के उसको अपलोड किया, लोगों का कत्ल करते हुए, पहलू खान, अफराजुल, बहुत भयानक इंसिडेंट सामने आए। तो इसने खौफ पैदा किया है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय, आज यहाँ तक उसको ढकेल दिया गया है हाशिए पे कि आज वो बस एक बात बोल रहे हैं कि हमको जीने दो जी, हमारे ऊपर हिंसा मत करो, हमको मारो मत। वो सवाल जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने उठाए थे, वो सवाल कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। नागरिकता के सवाल कि रोटी कपड़ा मकान हमको भी मिले, हमारे मोहल्लों में भी स्कूल कॉलेज अस्पताल खुले, ये सवाल उन्होंने पीछे ढकेल दिए हैं और यही सेकंड क्लास सिटीजनशिप है। बहुत अच्छी बात कि हम इन सारे सवालों से भटक जाएं। ऐसा क्यों है कि आज ट्रिपल तलाक और मंदिर मस्जिद हॉट टॉपिक है डिबेट का। मौलाना भी आपको रोज दिख जाएंगे, एक कोई मौलाना होंगे टीवी डिबेट में, वो रोज इस पे बहुत गुस्से में और बहुत ज्यादा मतलब बहुत एक्साइटेड तरीके से इस पे डिबेट कर रहे हैं। लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो इतनी बड़ी एक रिपोर्ट आई थी 10 साल पहले, वो बिल्कुल ही उसको दरकिनार कर दिया है। अब लोगों को याद ही नहीं सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने क्या बताया था कि लोगों की हिंदुस्तान की इतनी बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी नहीं है, सिर्फ जेलों के पीछे हैं। तो ये सवाल आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं एक बात और अपील करना चाहूंगा आपके दर्शकों को, खासतौर से जो लोग मुसलमान समुदाय से आते हैं, आप रोज टीवी में एक मौलाना को देखेंगे और ये बताया जाता है कि वो मौलाना मुसलमानों का नुमाइंदा है, वो मौलाना इस्लाम का नुमाइंदा है।
ये ज़्यादातर मौलाना जो टीवी चैनलों के अंदर आते हैं, ये सारे लोग 2014 में नरेंद्र मोदी का कैंपेन कर रहे थे। इनको 3,000-5,000 रुपये मिलते हैं रात में डिबेट में आने के लिए, और ये इस्तेमाल होते हैं सिर्फ 3,000-5,000 रुपये के लिए, और इनको इस्तेमाल करके मुसलमानों के मजहब को बदनाम किया जाता है। आज ज़रूरी है कि इन मौलानाओं का हम बहिष्कार करें, ये बात बोलें कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, हमने कभी इनको चुना नहीं, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। ये कौन लोग हैं? ऐसा क्यों है कि ऐसे मौलानाओं को लेकर आया जाता है जो जाके टीवी डिबेट में महिलाओं को मार देते हैं, उसके बाद सब मुसलमानों को गाली पड़ती है कि मुसलमान ऐसे होते हैं जो महिलाओं पर हिंसा करते हैं। तो ऐसे नकली मौलानाओं पे, फर्जी मौलानाओं के खिलाफ भी हमको बोलने की जरूरत है। बेशक, और वैसे तो मैं समझता हूँ कि इस बारे हिंदू मुस्लिम गेम में ये भी उतना ही इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ कि इस बारे में शऊर जाग रहा है, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रहा है कि जो डिबेट्स होते हैं वो फर्जी लोगों को लाकर पूरे डिबेट्स ही फर्जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी डिबेट्स हैं, ताकि सिर्फ सियासी मकासद उसके जरिए हासिल किए जा सके। अब हम कन्हैया कुमार की तरफ चलते हैं कि आपका गहरा ताल्लुक है कन्हैया कुमार से, JNU से। तो कन्हैया कुमार के बारे में ये सुना जा रहा है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हैं, बिहार से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कन्हैया कुमार इंतखाबी सियासत में दाखिल होंगे? देखिए, मैं 2 दिन पहले कन्हैया के साथ ही था, और उसके 1 दिन पहले मैंने भी ये रिपोर्ट टीवी में देखी, न्यूज़पेपर में पढ़ी। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ये बात सच है। तो उन्होंने बोला कि मैं लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ, तो ये हो ही सकता है कि मैं आने वाले दिनों में चुनाव लड़ूं, मैं ऑलवेज ओपन हूं, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। अच्छा। ना मैंने लिया है ना पार्टी ने लिया है, और जब फाइनल होगा तो मैं उसको खुद आके बोलूंगा। तो ये जो जितने बयान अभी टीवी में और न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, ये उनकी तरफ से नहीं आ रहे हैं। तो मैं इंतजार करूंगा, अगर वो ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो अच्छी बात है। क्या आप लोग बहैसियत स्टूडेंट लीडर ही या इंसानी हुकूक के जहदकार ही अवाम की लड़ाई लड़ेंगे, या क्या सियासी ताकत बनकर भी लड़ाई लड़ना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मेरा मानना है सियासत तो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। सियासत का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, सियासत का मतलब होता है आवाज़ उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, चाहे वो जुल्म आपके घर में हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो। नहीं, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया है इंतखाबी सियासत का। मैं वहां तक आ रहा हूँ। तो आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए लोगों को संगठित कीजिए, गोलबंद कीजिए, लोगों की लड़ाई लड़िए। हम स्टूडेंट थे तो यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ते थे, अब हम स्टूडेंट नहीं रहे तो वही लड़ाई हम यूनिवर्सिटी के बाहर लेके जाएंगे। दायरा हमारा बढ़ गया है। इलेक्शन में पार्ट लेना ये राजनीति का एक पार्ट है जी। सिर्फ राजनीति, इलेक्शन में लड़ना राजनीति नहीं होती। तो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ऑप्शन ऑलवेज ओपन है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा सपना, जब मैंने राजनीति करना शुरू किया, मैंने एक्टिविज्म करना शुरू किया, तो मेरा सपना इतना छोटा नहीं था कि मेरा सपना था कि मुझे सांसद बन जाना है या विधायक बन जाना है। मेरा सपना था ये भारत बदलना चाहिए, गरीबी को ख़त्म होना चाहिए, गैर बराबरी को ख़त्म होना चाहिए, जातिवाद को ख़त्म होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता आनी चाहिए, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म होना चाहिए, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। ये मेरा सपना है। अगर ये सपने के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़े तो मैं ओपन हूँ, बट वो मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं है। और आज ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है कि उमर खालिद चुनाव लड़ेंगे या कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़े जाएंगे। हम मुद्दों की तो बात कर ही नहीं रहे ना। नरेंद्र मोदी भी मुद्दों की बात नहीं करते। उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग में डाल दिया जाए, या फिर पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट के बतौर इसको पेश किया जाए कि एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल है। कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कुछ मुद्दे लेकर आए थे 2014 में, वो भुला देना चाहते हैं। हम क्यों भूल रहे हैं उन मुद्दों को? ये सवाल ये क्यों पूछा जा रहा है कि उमर खालिद चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा आने वाले दिनों में? आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोला कि रोजगार का मुद्दा इस चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, जो महिलाओं पे हिंसा हुआ है चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, जो पेट्रोल का आज प्राइस इतने ज्यादा है जबकि क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी के चलते प्राइस ज्यादा हो रहा है, ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, जो डॉलर का वैल्यू कम हो रहा है, ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये सवालों को हमको आगे लेकर आना है, आंदोलनों को तेज करना है। देखिए, पिछले 4 सालों में संसद में कोई विपक्ष नहीं था। ये छात्रों ने, नौजवानों ने, किसानों ने सड़कों पर विपक्ष का रोल अदा किया है। उस आंदोलन को तेज करना है। जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ा ही जा सकता है हमेशा। ये तो हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है ना। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया है कि पेट्रोल की अच्छी बात कही है कि पेट्रोल में इजाफा गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है, और डॉलर की जो वैल्यू है, रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में, वो गिरती जा रही है। आज तो मैं समझता हूँ कि 72 रुपये हो गया है डॉलर के मुकाबले में हमारे करेंसी, और कई शहरों में 90 तक पेट्रोल 90 तक पहुँच गया है। तो आप क्या नहीं समझते कि हिंदुस्तानी कौम में इतनी बेहिसी बढ़ गई है कि वो सड़कों पर आने से गुरेज कर रही है, या सड़कों पर आने से शर्मा रही है, एहतजाज करने से डर रही है? अगर किसी को ऐसा लगता है तो हम लोग देख नहीं रहे हैं कि सड़कों पे हो क्या रहा है जी। परसों के दिन जब गौरी लंकेश की हत्या के 1 साल हुए, मैं बेंगलोर में था जी। गौरी लंकेश के इंसाफ को लेके वहाँ बहुत सारे लोग सड़कों पे निकले, लेकिन उसी वक्त
दिल्ली शहर में लाखों किसान और मजदूर सड़कों पे थे, ये सवाल उठाते हुए कि जो मजदूरों से और किसानों से वादा किया था 4 साल पहले, नरेंद्र मोदी ने वो वादा खिलाफी क्यों करी है? आज क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं मिल रहा है? क्यों मजदूरों के अधिकारों से छीने जा रहे हैं? क्यों नौकरियां कम करी जा रही हैं? आप बार बार देखें, जितने एहतजाज, जितने एजिटेशन, जितने मूवमेंट्स यूनिवर्सिटीज में पिछले 4 साल में हुए हैं, आप हमको नहीं जानते थे आज से 4 साल पहले, लेकिन इन आंदोलनों के चलते आप हम लोगों को जाने। तो आई थिंक सड़कों पे तो आंदोलन बहुत बढ़ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर पेट्रोल की बात हो रही है, मुसलसिल 1 महीने से इंतजार कीजिए। हाँ, इंतजार कीजिए, उस पर भी आंदोलन किया जाएगा। और सारे सवालों पे, सिर्फ पेट्रोल ही क्यों, पेट्रोल से लेके नोटबंदी तक, जीएसटी से लेके डॉलर तक, जितने नरेंद्र मोदी ने वादा खिलाफी करी है, हर चीज का जवाब मांगा जाएगा। कोई बच के नहीं जाने वाला। मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार बोला था कि अगर मुझे 50 दिन दे दो नोटबंदी के बाद, अगर मैं एक भी चीज में फेल हो गया तो मुझे किसी भी चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना। उनको हम जिंदा क्यों जलाएंगे? हमारी वो विचारधारा तो नहीं है कि 2002 गुजरात में जिस लोगों को जिंदा जलाया गया, या अफराजुल ने किसी को जिंदा जलाया, हम नरेंद्र मोदी को जिंदा क्यों जलाएंगे? हम उनको राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे, और जवाब उनको मिलने वाला है 2019 में। तो ये हमको भटकाए ना दें, और ये सारे मुद्दे हम बना के रखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज में मैं खड़ा हूँ आज। बहरहाल इंतखाबी माहौल भी अब गर्म होने वाला है, जैसे कि 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं, और आने वाले जो आम इंतखाबात हैं 2019 के, उसके बारे में चूँकि आप पूरा मुल्क फिर रहे हैं, लोगों से बातें करते हैं, एहतजाज में हिस्सा लेते हैं, लोगों के ख्यालात जानते हैं, माहौल यानी किसानों के, इस तलबा के, और जो भी मुलाजिमीन हैं उनके ख्यालात जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या मोदी हुकूमत 2019 में जो इंतखाबात होंगे, क्या मोदी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, या बीजेपी जीत भी पाएगी या नहीं? मैं 100% श्योर हूं कि नरेंद्र मोदी साहब सत्ता से जा रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है जी। 2014 में इनको सिर्फ 31% वोट मिले थे, हमको भूलना नहीं चाहिए। हाँ। और उस समय वो वैसा दौर था जब लोगों को कांग्रेस से गुस्सा था जी। जब बहुत सारे भ्रष्टाचार के केस सामने आए थे जी। और जो बोला जाता था मोदी वेव चरम पे थी, मतलब सो कॉल्ड मोदी वेव उनके हिसाब से। अब ना मोदी वेव है, ना एंटी इंक्यूमेंसी अब इनके खिलाफ है जी। और जो विकास का मुखौटा पहना था वो लोगों के सामने वो लोग बेनकाब हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं जी। कि उसकी क्या सच्चाई है। तो वो 31% वोट इनके लिए बचाना बहुत मुश्किल है। वोट इनका कम होगा, सीट इनकी कम होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ विपक्षी दल जो हैं वो अपना एक विजन के साथ काम करें, साथ आएँ, अपने जितने मसाइल हैं अंदरूनी उसको दूर करें। लेकिन बियॉन्ड ये विपक्षी दल, इस देश के नागरिकों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक जैसे मैंने बोला, पिछले 4 साल में नागरिकों ने विपक्ष का रोल अदा किया है, किसानों ने विपक्ष का रोल अदा किया है, छात्रों ने विपक्ष का रोल अदा किया है, युवाओं ने विपक्ष का रोल अदा किया है। और आज एक तरफ जब हम विपक्षी पार्टियों से ये अपील करते हैं कि आप लोग एक हो जाइए, उससे कई बड़ी अपील हम ये करते हैं कि लोग एक हो जाएं। अगर लोग धर्म, जाति, मज़हब, भाषा, ये सब छोड़ के अगर एक होंगे और अपने अधिकारों के, जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो सरकार ने वादे किए थे, जो 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे, उस सवाल को लेकर सड़कों पे आ जाए, तो विपक्षी दल को भी साथ आना पड़ेगा जी। तो ये आज बहुत बड़ी हमारे सामने चैलेंज है, और इस चैलेंज के लिए हम काम कर रहे हैं। ये तो रही दाखिली बात मुल्क में जो हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है, एक्सटर्नल पॉलिसी जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह की शख्सियत अपने आप को उभारना चाह रहे थे आलमी पैमाने पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्या वो कामयाब हुए हैं? देखिए, अगर आप, मैं बहुत ब्रीफली इसका जवाब देता हूँ। हाँ। अगर आप हिंदुस्तान की मीडिया को देखते हैं तो आपको लगेगा बहुत कामयाब हुए हैं जी। लेकिन अगर आप थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया को भी फॉलो करेंगे, जब वो बाहर जाते हैं, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को किस तरीके से देखा जाता है, और किस तरीके से उनके पूरे ये जो पूरा उन्होंने किया है इस पूरे 4 साल में, 4.5 साल के दौरान, मतलब अभी तो वो देश में कम रहते हैं, देश से बाहर ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें तो आप सच्चाई जानेंगे क्या सच्चाई है जी। ये बहुत अच्छी बात बताई है उमर खालिद साहब। अब हमने सियासी मौजू पर भी बात की है, तलबा के मसाइल पर भी बात की है, बेरोज़गारी भी हमारे मौजू बहस आए हैं। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा आपके बारे में, कि आपके बारे में ये कहा जा रहा था कि जो आपकी PhD थीसिस है वो कबूल नहीं की जा रही थी JNU के तरफ से, क्या आपने सबमिट कर दी है? जी, मैंने सबमिट कर दिया है। हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ा जी। और आई थिंक आज नरेंद्र मोदी साहब के
राज में नरेंद्र मोदी साहब का एक भाषण, एक नारा था कि मेरा देश बदल रहा है जी। सही मायने में मेरा देश बदल रहा है। अब लोगों को पढ़ने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है, और जैसा कि ये कभी हुआ नहीं था पहले। जैसा कि आपने कहा है कि थीसिस की बात जब आती है तो आपने थीसिस जो लिखा है, आपने जो PhD किया है वो झारखंड के आदिवासियों के बारे में या झारखंड के कबाइलियों के बारे में किया है। तो क्या दिलचस्पी थी जो आप वो उस तरह का टॉपिक चॉइस किए या मुंतखब किए थे? देखिए, मेरा यही सवाल था, यही आज से 7 साल पहले जब मैंने ये अपना MPhil शुरू किया, उसके बाद PhD किया, कि ऐसा क्यों है कि आज जिन लोगों को सबसे ज़्यादा विस्थापित किया गया इस देश के अंदर, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस किया गया इस देश के अंदर, जिनके जंगल छीने गए, जिनके ज़मीनें छीनी गई, और इतनी बड़ी आबादी की अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जो आदिवासियों को विस्थापित किया है उनकी इतनी बड़ी आबादी है जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से ज़्यादा है। उनके ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है, उसको निकाल के हम यहाँ लाइट में बैठे हुए हैं, उनके जंगल काट के हम यहाँ फर्नीचर बनाते हैं, लेकिन आज वो इतनी गरीबी में जी रहे हैं। और ऐसा क्या कारण है कि आदिवासी इलाकों में इतना ज़्यादा अनरेस्ट है? तो इस चीज़ को, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं सोचा इतिहास को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो वही मेरी कोशिश थी, और मैं इतिहास पढ़ के जाना कि आज जो हम जिसको नक्सलवाद की समस्या बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कुछ नक्सलवाद या नक्सली आ गए इसलिए समस्या बढ़ गई, क्योंकि ये लड़ाई तो बहुत पुरानी है। बिरसा मुंडा भी लड़े थे, सिद्धू कानू भी लड़े थे। तो जब जब जल जंगल जमीन उनके छीने गए हैं तो आदिवासियों ने विद्रोह किया है, और वो आज तक चला आ रहा है। हिंदुस्तान का संविधान बोलता है, उसका 5th शेड्यूल बोलता है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दिया जा सकता बिना आदिवासियों के इजाज़त के। लेकिन हम क्या देखते हैं, गैर आदिवासी तो दूर की बात, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को उनकी ज़मीनें दी जा रही हैं। तो संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, पूरे खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है, और इसके खिलाफ हम हैं। यही मैं रिसर्च के तौर पे इसको स्टडी भी किया हूँ। अब आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा, फिर सियासत की तरफ या पॉलिटिक्स की जानिब हम जाते हैं, और ये है मुसलमानों के ताल्लुक से, बहुत ज़्यादा मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है। क्या है, हिंदुस्तान में सेक्युलर कई जमातें हैं, क्या उसके बावजूद भी क्या एक वाहिद मुस्लिम सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान को? देखिए, जैसे मैंने बोला जी कि हमारा धर्म मुसलमान हो सकता है, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं जी। और ये बात पिछले 4 साल में, या 4 साल में क्या, पिछले 70 साल में जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट को मैं रेफर कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले स्थिति बिल्कुल ठीक थी, मतलब चीज़ें 100 गुना और बदतर हुई हैं, लेकिन समस्याएं जब भी थी हम जब भी उसके खिलाफ बोलते थे। तो जब पे कभी कभी आरोप भी लगाते हैं, आप जब कहाँ थे, तो लोग जाएं हमारे पुराने बयान देखें, हमारे पुराने सोशल मीडिया पोस्ट देखें, तो उनको देखेगा कि हम उसके खिलाफ भी बोल रहे थे। ये बहुत बुरे हालात हैं जिस हालात में इस देश के अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान ही हैं जो इस बुरे हालात में रह रहे हैं? आप दलितों के हालात देखें, मैं आदिवासियों पे अपना रिसर्च कर रहा था, आदिवासियों के हालात देखें कि उनके पास, उनके आप गाँव में जाएँ तो स्कूल नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मीन के नीचे जो खनिज संपदा है उसका मूल्य लाखों करोड़ों खरबों में है, इसलिए उनको वहाँ विस्थापित किया जा रहा है। तो क्या उनका दर्द मुसलमानों का दर्द नहीं है? बेशक। क्या उनके खिलाफ जुल्म, क्या हमको उससे गुस्सा नहीं आएगा? तो ज़रूरी है कि जिसके खिलाफ भी जुल्म हो रहा है उसको जोड़ा जाए जी। हम इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के बतौर किसी पे भी जुल्म हो, वो हमारे ऊपर भी जुल्म है, वो इस देश के लोकतंत्र पे जुल्म है। तो अगर हम सबको साथ लाएंगे तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अगर मुसलमान ये सोचेंगे कि हम इस लड़ाई को अकेले अपनी तंजीम के बुनियाद पर लड़ेंगे, तो ये मुझे लगता नहीं कि उसका कोई फ्यूचर है। बहरहाल जुल्म, नाइंसाफ़ी और बर्बरियत के खिलाफ अगर किसी का मुकाबला किया जा सकता है इन चीज़ों का, तो वो इत्तेहाद के जरिए यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड बनानी है। जिसके खिलाफ भी शोषण हो रहा है उनको साथ में लेकर आना है। मजदूरों के, किसानों के मुद्दे क्या मुसलमानों के मुद्दे नहीं है? क्या, अच्छा एक बात बताइए, मुसलमानों के मुद्दे हमेशा ये क्यों बोले जाते हैं, जो मैं पहले बोल रहा था कि राम मंदिर हो या मंदिर मस्जिद हो या फिर ट्रिपल तलाक हो, क्या नोटबंदी मुसलमानों का मुद्दा नहीं है? क्या GST मुसलमानों का मुद्दा नहीं है? तो वो उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि मुसलमानों को सेपरेट कर दिया जाए, ये बताया जाए कि अलग तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए, बताया जाए कि कुछ अलग मुद्दे हैं, जबकि हमारे हो सकता है कुछ अलग मुद्दे हों जो हिंसा करी जा रही है, उस हिंसा के न्याय की बात करना, लेकिन अदरवाइज तो बहुत सारे मुद्दे जो हमारे जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर बजट में कटौती होती है शिक्षा को लेके, तो उसमें मुसलमान भी, हिंदू भी, सारे लोग उसमें इफेक्ट होते हैं। वैसे तो हिंदुस्तानी सबसे इफेक्ट होते हैं, यानी मुतासिर होते हैं। तो हमको भागीदारी की लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमको साथ में और ऐसे तबकों के साथ जुड़ना है जिनको भी भागीदारी नहीं दी गई। जब भी हम इस फाशिस्ट ताकतों को हरा पाएंगे। देखिए, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी है। अगर हम बटे रहे तो इसमें वो जीत गए,
गुजरात दंगों में किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया? दलितों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या दलितों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद दलितों को उनके अधिकार दिए गए? जब वो वापस अपने गाँव में गए तो क्या उनको वहां अनटचेबिलिटी खत्म करी गई? आप जान के हैरान होंगे, गुजरात जिसको बोला जाता है गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, एक भी गांव नहीं है जहां अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना होती हो। आज भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहां दलित को सवांड के कुएं से जाके पानी नहीं ले सकता। तो ये सच्चाई है। तो अगर फिर भी उसके बावजूद वो मतलब जो एक कम्युनिटी ऑलरेडी ऑपरेशन झेल रहा है उसको दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ इतने आसानी से खड़ा कर सकते हैं, तो क्या हमको पहलकदमी लेके ये रिश्ते नहीं बनाने इन सब कम्युनिटीज में कि आइए हमारा और आपका दुश्मन एक है, साथ में मिलकर लड़ते हैं? तो मेरा विजन यही है। जी, आपने अपना विजन बताया है। मैं एक सवाल के साथ अपने ये गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा, और वो सवाल है रोहित वेमुला के ताल्लुक से कि आप क्या नहीं देखते कि रोहित वेमुला ने हिंदू और मुसलमानों को मुत्तहिद किया, दानिशवरों को मुत्तहिद किया, और जो इंसाफ की आवाज़, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले, उन सबको मुत्तहिद किया? देखिए, रोहित बिल्कुल सही बात है जी। और रोहित वेमुला की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी जी। रोहित वेमुला से इनको गुस्सा इसीलिए था, ये मनुवादी लोग हैं, इनको ये बात पसंद बिल्कुल नहीं थी कि एक दलित छात्र सिर्फ जुल्म सह नहीं रहा बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहा है, उनको आंखों में आंखें डाल के बराबरी की नज़र से देख रहा है जी। तो गैर बराबरी में विश्वास करने वाले लोग, जाति व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोगों ने इसी वजह से रोहित वेमुला को शोषित किया, उनके ऊपर हमला किया, उनके और साथियों पर हमला किया और फाइनली उनको सुसाइड करने में मजबूर किया, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर बोलते हैं। लेकिन उसके बाद उस शहादत ने जिस चीज़ को जन्म दिया, जिसको हम बोलते हैं कि इतने सारे रोहित को जन्म दिया पूरे देश में, जहाँ हर अन्याय के खिलाफ लोग उभर कर आए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात गूंजी, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर ये बात गूंजी, हर एक जुल्म के खिलाफ रोहित वेमुला हमारे लिए एक सिंबल बन गया है आज लड़ने के लिए। चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे नजीब अहमद हो जो पिछले 2 साल से गायब हैं, चाहे गौरी लंकेश हो, ये सारे लोगों को किसी को मारा या किसी को गायब नहीं कर दिया गया, ये सारे लोग आज भी हमारे बीच में हैं। ये हमको जब हर कोई जुल्म के खिलाफ बोलता है तो आप समझिए रोहित वेमुला वहाँ मौजूद है, समझिए गौरी लंकेश वहाँ मौजूद है। और मेरा मानना है कि इस नफरत के राज के ताबूत में जब आखिरी कील गाड़ी ठोकी जाएगी तो सबसे आगे रोहित वेमुला आके ठोकेंगे उसको जी। और जैसा रोहित वेमुला के साथ साथ आपने जिक्र किया नजीब अहमद का, तो एक सवाल आखिर में पूछता चलूँ कि नजीब अहमद का हशर जो हुआ है, ये फ़िरक़ापरस्त ताकतों ने जो किया है, फाशिस्ट ताकतों ने जो किया है, क्या एक बच्चे को जो कश्मीर से आ रहा है आपके पास पढ़ने के लिए, बिजनौर से जो आ रहा है, वहाँ उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाना, क्या ये बर्बरियत में शुमार नहीं हो सकता? बिल्कुल बर्बरियत में शुमार हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में किस तरीके से जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। अगर आप गुंडागर्दी करेंगे लेकिन अगर आप एबीवीपी से तो आपको बचा लिया जाएगा। जिस तरीके से लोग लिंचिंग करते हैं उनको बचा लिया जाता है, चाहे पहलू खान के केस में, अखलाक के केस में, ऐसे हमने अपने यूनिवर्सिटी में देखा किस तरीके से नजीब को मारने वालों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके खिलाफ 22 लोगों ने गवाही दी, उसके खिलाफ उनको, उसके बावजूद उनको यूनिवर्सिटी लेवल भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम एक्शन किसके खिलाफ देखते हैं? जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी 5 मानवाधिकार एक्टिविस्ट को उठा के बोला ये अर्बन नक्सल है, जबकि वो सारे लोग आगे बढ़ के जुल्म के खिलाफ बोल रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जिन्होंने नजीब को पीटा उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और आज सीबीआई बोल रहा है 2 साल बाद कि हम इस मुकदमे को बंद करना चाहते हैं, हम इस जांच को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वो जांच कभी कर ही नहीं रहे थे। कोर्ट ने पाया है कि दिल्ली पुलिस ने, सीबीआई ने कई बार कोर्ट के सामने जाकर झूठ बोला इस केस में, कोर्ट ने उनको इस बात पर रिप्रीमांड भी किया। लेकिन उसके बावजूद देखिए बहुत क्लियर है, क्योंकि इसमें जांच क्यों नहीं हो रही, अगर इसमें जांच होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा जो सरकार को शर्मिंदा कर देगा, क्योंकि एबीवीपी के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए वो इसकी जांच नहीं करेंगे। मतलब ये बात वो बार बार बोल रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है। उमर खालिद ने बहुत ही बेहतर अंदाज में हिंदुस्तान की मौजूदा तस्वीर को बयान किया है और ये बता दिया है कि तसव्वुराती दुश्मन का एक हवा खड़ा करके एक मुल्क में खौफ और दहशत पैदा किया जा रहा है, और ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि असल जो मसाइल है उसे छुपाया जाए और उस पर पर्दा डाला जाए। तो नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और हमारे उमर खालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।